फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट मतलब वही आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो अभी तक हमने बनाए हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट के साथ में बनाना है इसको। अब ये एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं ये मैं आपको आज डिटेल में पहले बता देता हूँ। वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। डिटेल में बता देता हूँ कि ये एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट की, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से एडजस्टमेंट हैं, तो टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स जो हमें फाइनल अकाउंट के अंदर करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर एडजस्टमेंट के टाइप को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट जो है वो है एडजस्टमेंट या एक्सपेंसेस बेस्ड एडजस्टमेंट। एक्सपेंसेस बेस्ड एडजस्टमेंट्स, ऐसे एडजस्टमेंट जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, खर्चों से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इनकम बेस्ड एडजस्टमेंट्स। इनकम बेस्ड एडजस्टमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन प्रोविजन बेस्ड एडजस्टमेंट। प्रोविजन बेस्ड एडजस्टमेंट। और लास्ट एंड फाइनल है अदर एडजस्टमेंट। कुछ और अदर के अंदर डाल दिए कुछ बचे हुए एडजस्टमेंट्स को। तो एक तो ऐसे एडजस्टमेंट्स है जो एक्सपेंसेस के ऊपर बेस्ड है पूरे के पूरे, वो बता दूंगा कौन कौन से अभी। एक ऐसे एडजस्टमेंट है जो इनकम के ऊपर बेस्ड है पूरे के पूरे। एक ऐसे एडजस्टमेंट है जो प्रोविजन के ऊपर बेस्ड है पूरे के पूरे। और एक ऐसे हैं जो अदर एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं सबके नाम लिखा देता हूँ, फिर धीरे धीरे हम आने वाले लेक्चर्स में सारे एडजस्टमेंट्स को करेंगे। कुछ आज करा दूंगा मैं। एक्सपेंसेस बेस्ड एडजस्टमेंट में सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट जो आता है वो आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आपने नाम भी सुना होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सेकेंड नंबर आता है इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये क्या होते हैं, अगर पहले से आपको पता है थोड़ा बहुत, वेरी गुड। नहीं पता है तो हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। डेप्रीशिएशन भी एक एक्सपेंस होता है, इसलिए डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फोर्थ नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी एक एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ओनर कैपिटल लगाता है ना, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट। नेक्स्ट सेल्स एंड इनकम टैक्स। सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट। नेक्स्ट मैनेजरियल रेमुनरेशन, इसके भी कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। मैनेजरियल रेमुनरेशन। नेक्स्ट एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। ये सारे के सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं इनकम बेस्ड एडजस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, एक्सपेंस बेस्ड एडजस्टमेंट होते हैं, इनकम नहीं एक्सपेंस। ये सारे एक्सपेंसेस ही होते हैं और इनके एडजस्टमेंट कैसे करने होते हैं, ये क्या होते हैं, वो डिटेल में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन पहले एक बार बता देते हैं कि कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आता है इनकम बेस्ड एडजस्टमेंट। इसके अंदर एक आता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं। अक्रूड बोलो या आउटस्टैंडिंग इनकम। जैसे यहां होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहां होता है आउटस्टैंडिंग इनकम। अनअर्न्ड इनकम भी होती है ये, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। फिर आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
ये भी इनकम होती है, आपको पता है ना। इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, जो ड्राइंग करी है ऑनर ने, नियोक्ता ने, एम्प्लॉयर ने, उसके ऊपर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है फर्म को, तो ये इनकम बेस्ड एडजस्टमेंट हमको देखने हैं। फिर एडजस्टमेंट आते हैं कुछ प्रोविजन बेस्ड एडजस्टमेंट्स। प्रोविजन बेस्ड एडजस्टमेंट, प्रोविजन बेस्ड एडजस्टमेंट के अंदर फर्स्ट आता है प्रोविजन फॉर बैड्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ये अभी तो मैं केवल नाम बता रहा हूं, है ना, इनको हम डिटेल के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे भी, तो वहां पर और डिटेल में बात करेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं, ये दो एडजस्टमेंट बताए, ये प्रोविजन बेस्ड एडजस्टमेंट होता है। इसमें एक और भी होता है, वो होता है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। कुछ अदर में, अदर में एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं, कुछ क्या, काफ़ी ज़्यादा हैं अदर में, तो जो बचे कुछ हैं जो इन तीनों में नहीं आते उन सबको अदर में डाल दिया। इसमें फर्स्ट आता है क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड नंबर आता है म्यूचुअल डेब्ट्स, थर्ड नंबर आता है यूज ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स, अदर देन सेल, गुड का यूज कर ले, गुड्स का सेल करने के अलावा किसी और पर्पज के लिए, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब सेल कर दिया है, अगर सामने वाले को पसंद आएगा तो रखेगा, वरना वापस लौटा देगा। और प्रायर पीरियड आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स। सिक्स्थ नंबर implied interest, seventh deferred revenue expenditure, deferred revenue expenditure। 8 number rectification of error, of एरर। अब ये सारे एडजस्टमेंट जो हैं, ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलता है जब आप आगे फर्दर एडवांस स्टडी करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम जब एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर किसी भी चैप्टर के अंदर इनमें से कोई भी एडजस्टमेंट कई बार आ जाता है। चाहे आप कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं, चाहे आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, है ना, चाहे आप जॉइंट वेंचर पढ़ रहे हैं, कंसाइनमेंट पढ़ रहे हैं, है ना, जो भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई प्रोविज़न आपको देखने को मिलता ही है। तो आगे सारे चैप्टर्स के अंदर ये प्रोविज़न आपके काम आते हैं, केवल इस चैप्टर में ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सारे प्रोविज़न अच्छे से आने चाहिए, इनका मतलब आना चाहिए, और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस सेशन के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम 4 एडजस्टमेंट करने वाले हैं, जिसको समझने वाले हैं। एक हम समझने वाले हैं ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक समझने वाले हैं ये प्रीपेड एक्सपेंस, बाकी खर्चों वाले बाद में करेंगे। उसके साथ में हम समझने वाले हैं एक ये अक्रूड इनकम, जिसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं, और एक अनर्ड इनकम। तो ये 4 एडजस्टमेंट आज करने वाले हैं। इसमें 2 एक्सपेंस वाले हैं, 2 इनकम वाले हैं। ओके, ठीक है, स्टार्ट करें। एक बार थम्स अप भेज दो जल्दी से। सबसे फर्स्ट आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। साथ में हिंदी में भी लिखा देता हूं आपको, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए, बकाया खर्चे। बहुत इजी है ये, हार्ड नहीं है। क्या है ये? दोज एक्सपेंसेस
विच इज, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखाऊंगा है ना, अकाउंटिंग लैंग्वेज में नहीं लिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। दोज एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, जो करंट ईयर से रिलेटेड है बट नॉट पेड इन करंट ईयर। ऐसे एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर के हैं, बट उसको करंट ईयर में हमने पेमेंट नहीं किया है। मतलब कोई खर्चा तो हो गया लेकिन उसका पेमेंट हमने किया नहीं। जैसे हम जो बिल्डिंग में रह रहे हैं उसका रेंट हम 12 महीने रह लिए, या उसमें से 12 महीने के रेंट में से हमने केवल 8 महीने का रेंट जो है वो पे कर दिया, लेकिन 4 महीने का रेंट अभी तक पे नहीं किया है लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को। तो 4 महीने का जो रेंट हमने पे नहीं किया है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन हमें पे तो करना है, हमने किसी वजह से पे नहीं किया है, तो हमारी वो क्या है, लायबिलिटी। वो हमारी क्या है, लायबिलिटी। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं दो चीजें। एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर कभी हो जाए तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, फर्स्ट। और सेकंड नंबर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है उसकी एंट्री तो अपन बना लेंगे, लेकिन उसको दिखाना कहां है, फाइनल अकाउंट में कहां दिखाना है उसको। तो देखिए, सबसे पहले जनरल एंट्री पे आ जाते हैं। देखो इसकी जनरल एंट्री, फॉर एग्जाम्पल के लिए जो भी खर्चा है वो खर्चा तो डेबिट हो जाएगा। हाँ, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। जैसे मैंने आपको रेंट बोला तो रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट डेबिट क्यों होगा, रेंट इसलिए डेबिट होगा क्योंकि वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, बट उस एक्सपेंडिचर का पेमेंट अभी तक हमने नहीं किया है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर मैंने अभी आपको बताया क्या होती है, हमारे लिए लायबिलिटी होती है। आपको मॉडर्न रूल तो पता ही है ना, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए इधर। मॉडर्न रूल क्या बोलता है, एसेट एंड लायबिलिटी रूल। बैलेंस शीट आपको आती है तो एसेट लायबिलिटी के बारे में पता है। एसेट ऑलवेज क्या होती है, डेबिट। एसेट में अगर वृद्धि हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो तो डेबिट करो, एसेट में अगर कमी हो रही हो तो क्रेडिट करो। जो भी लायबिलिटीज होती है वो ऑलवेज क्रेडिट होती है। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही हो तो और क्रेडिट करो, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही हो, कम हो रही हो तो डेबिट करो। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी ना, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पर हम कर देंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जिसका पेमेंट आपने नहीं किया है, करंट ईयर का है और आपको करना चाहिए था, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए रेंट हो तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। तो फाइनल अकाउंट में इसको कैसे दिखाते हैं, तो देखिए फाइनल अकाउंट के अंदर दो चीजें होती है हमारे पास में, एक पीएनएल। तो पीएनएल में कैसे दिखाएंगे, तो देखो ये पीएनएल अकाउंट है फॉर एग्जांपल के लिए, और इसके नीचे मैं बना देता हूं बैलेंस शीट। अब देखो यहां ये पीएनएल अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट। पीएनएल अकाउंट में क्या होता है, जो भी खर्चा होता है, हाँ, उसमें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि रेंट जो है वो 8 महीने का पे कर दिया तो वो यहां लिख देंगे, 4 महीने का जो पे नहीं किया वो ऐड कर देंगे उसके अंदर, ताकि 12 महीने का रेंट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाए। क्यों, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, उपार्जन आधार जिसको बोलते हैं, वो क्या बोलता है, चाहे खर्चा का पेमेंट किया हो या नहीं किया हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो खर्चा जिस ईयर से रिलेटेड है उसमें दिखाना चाहिए। तो 8 महीने का रेंट ऊपर, 4 महीने का और हम ऐड कर देंगे, जो हमने पे नहीं किया तो 12 मंथ का रेंट यहाँ आ जाएगा, या जो भी सैलरी है, बोनस, जो भी आपका है खर्चा। तो आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंस होता है वो पीएनएल में जाके उस एक्सपेंडिचर के अंदर ऐड हो जाएगा। और बैलेंस शीट के अंदर जो है ये हमारी लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितने भी महीने का, 4 मंथ का है तो 4 मंथ का जो भी है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके, इसके बाद में एक और खर्चा था, उस पर आ जाते, वो है प्रीपेड एक्सपेंस। यस, सेकंड नंबर, प्रीपेड एक्सपेंस, पूर्वदत्त खर्चे।
हिंदी में बोलते हैं पूर्वदत्त खर्चे। अब ये क्या है, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, ठीक है, बुक की लैंग्वेज में तो आप पढ़ ही सकते हैं, बुक में तो होगा ही। दोज एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू अपकमिंग ईयर्स या रिलेटेड टू फ्यूचर, जो भविष्य से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। दोज एक्सपेंसेस विच इज नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर, या फिर लिख सकते हैं दोज एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू फ्यूचर ईयर बट पेड इन करंट ईयर। बट उसका पेमेंट कहां कर दिया, करंट ईयर में। खर्चा भैया आगे का है, नेक्स्ट ईयर का है, बट उसका पेमेंट कहां कर दिया, करंट ईयर में कर दिया, तो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर नहीं है वो। रेंट एडवांस दे दिया 4-5 साल का, तो हम इस साल तो केवल इसी साल का रेंट लेंगे ना, जो एडवांस दिया है वो हमारे लिए एक तरह की एसेट हो गई कि हमने 4-5 साल का एडवांस दे रखा है। तो इसीलिए मैंने बोला ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है ये हमारे लिए एसेट होता है, ये हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, क्योंकि हमने एडवांस में पे किया है। अब इसकी एंट्री देखो, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है, एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करो, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू जो भी खर्चा है एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसको फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाते हैं तो देखना, तो आपको ये एंट्री समझ में आ जाएगी। हमने फाइनल अकाउंट में पीएनएल अकाउंट के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस जो है उसको लेस कर देना है, इसलिए मैंने एक्सपेंसेस को यहाँ क्रेडिट किया है पीएनएल अकाउंट के अंदर, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में इसको दिखा देना है। देखो कैसे, ये पीएनएल अकाउंट, यहाँ डेबिट, ये क्रेडिट, सारे खर्चे डेबिट में आते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी एक्सपेंस है वो। लेकिन ये एक्सपेंसेस जो है इसमें वो भी खर्चा जुड़ा हुआ है जो फ्यूचर ईयर का है, तो उसको हटाओ, लेस करो, क्योंकि वो फ्यूचर ईयर से रिलेटेड खर्चा करंट ईयर में नहीं लिखा जाता, तो लेस कर देंगे। जो भी फ्यूचर ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, वो प्रीपेड एक्सपेंस हम यहाँ से हटा देंगे। और ये प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए जो क्या है, एसेट है, क्योंकि हमने एडवांस पेमेंट कर रखा है, तो इसको एसेट साइड में दिखा देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। बताओ जी, आया समझ में? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पीएनएल में ऐड होता है, प्रीपेड एक्सपेंस पीएनएल में लेस होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी में दिखाया जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स में दिखाया जाता है। एक बार भेजो थम्स अप। नेक्स्ट हम चलते हैं अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम पर। अब ये दो एक्सपेंसेस हो गए, दो इनकम का मैंने बोला था वो करा देता हूं। इसमें आता अक्रूड इनकम, या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं इसको। हिंदी में बोलते हैं उपार्जित आय या फिर बकाया आय। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, वो एक्सपेंस जो करंट ईयर का है लेकिन उसका पेमेंट करंट ईयर में नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या हो जाएगा, वो इनकम जो करंट ईयर की है बट हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई, खर्चे का पेमेंट नहीं किया लेकिन इनकम अभी तक रिसीव नहीं हुई। Those income which is related to current year या due in current year, ऐसा भी लिख सकते हैं। related to current year मतलब ड्यू हो गई है, but not received in current year। ऐसी इनकम जो करंट ईयर में हमने कमा ली है, अर्न कर ली है, अर्न इन करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड। हमने इनकम कमा ली है लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं है, तो ये हमारे लिए एसेट है। आपने कहीं काम करके कुछ पैसा कमा लिया लेकिन सामने वाले ने आपको दिया नहीं है, तो आपके लिए क्या है, एसेट। सामने वाले के लिए लायबिलिटी हो सकती है, आपके लिए तो एसेट है। हम अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, और एसेट ऑलवेज क्या होती है, डेबिट, इसलिए हम
अक्रूड इनकम को कर देंगे डेबिट, और इनकम खुद हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। यानी कि हमको पीएनएल में जाके जो भी इनकम है उसके अंदर अक्रूड इनकम को ऐड कर देना है। अब फाइनल अकाउंट में इसको कैसे शो करते हैं, तो देखिए ये तो एंट्री हो गई। ये मान लेते हैं पीएनएल अकाउंट, और ये है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में ये एसेट्स, ये सॉरी ये लायबिलिटी, ये एसेट्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिखाएं, इनकम हमेशा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में आती है ना, हाँ, तो यहां पर टोटल इनकम ले लेंगे जो अभी तक रिसीव हो गई है, उसमें ऐड कर देंगे वो इनकम जो अभी तक रिसीव नहीं हुई, जिसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम या अक्रूड इनकम, उसको हम यहां ऐड कर देंगे, फिर बाहर लिखें। और ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग या अक्रूड इनकम जो है हमारे लिए एसेट है, क्योंकि पैसा कमा लिया है, मिला नहीं है, तो एसेट साइड में लिखेंगे अक्रूड या जो भी आउटस्टैंडिंग इनकम। लास्ट एंड फाइनल अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोलते हैं। अनअर्न्ड इनकम और एडवांस इनकम भी बोलते हैं। अनुपार्जित आय, अग्रिम आय, इनकम received in advance but not earned in current year। ऐसी इनकम जो एडवांस में मिल गई, हमने अभी तक कमाई नहीं है, फ्यूचर में कमाएंगे उसको, लेकिन पहले से एडवांस में पैसा मिल गया, तो ये तो लायबिलिटी है ना, क्योंकि अभी कमाना बाकी है, सामने वाला जो भी हमें पैसे दे रहा है उसका काम करना बाकी है। तो इनकम रिसीव्ड हो गई बट अभी तक ड्यू नहीं हुई है, यानी कि उसको अभी तक हमने अर्न नहीं किया है, उसको कमाया नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी। और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है बेटा, क्रेडिट। तो यहां हम लिख देंगे अनअर्न्ड इनकम, और इनकम को क्रेडिट कर देंगे ताकि इनकम हमारी जो हमने क्रेडिट करी है पहले से वो कम हो जाए। इसको फाइनल अकाउंट में कैसे शो करते हैं, तो देखिए पीएनएल, बैलेंस शीट, लायबिलिटी, बैलेंस शीट, इधर एसेट्स। ठीक है, तो इसमें हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम है तो इधर दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे इनकम, जो भी इनकम है उसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि करंट ईयर की नहीं है, अर्न इनकम करंट ईयर की नहीं, हटाओ। ओके, और ये हमारी लायबिलिटी है क्योंकि हमें एडवांस में पैसा मिला है, तो लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। बोलो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो फाइनली आज हमने ये जो बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग है उसका फाइनल चैप्टर है, ये हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सिक्स्थ हम स्टार्ट कर लेते हैं, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी पर ब्याज। देखो सिंपल फंडा है, जो ओनर होते हैं ना बिजनेस के, मान लेते हैं ये मिस्टर ए, ये है इसका बिजनेस, ये इसमें क्या लगाता है, कैपिटल। जो फंड लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। फंड किसका, इसका किस में लगा रहा है, ये अपने बिजनेस के अंदर। और अकाउंटिंग पर्पज से सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के उद्देश्य से व्यापार और व्यापारी दोनों अलग होते हैं, इसीलिए हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल को दिखाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस की एक लायबिलिटी, बिजनेस से इससे उधार लिए बिजनेस ने, तो जब तक ये कैपिटल वापस नहीं कर देता तब तक हर साल इसके ऊपर जो पैसा लिया है इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो इंटरेस्ट है ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर, और हमको फर्म का ही ध्यान रखना है। इसके लिए भले ही इनकम हो, कमाई का जरिया हो, ब्याज इसको मिल रहा है तो कमाई है, इसके लिए तो खर्चा है ना। हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं। हम अकाउंटेंट किसके हैं, बिजनेस के हैं, तो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। और एक्सपेंडिचर जो ये होता है ना, ये जाके ऐड होता है कहाँ पर, कैपिटल के अंदर ऐड होता है। एक्चुअल में हम उसको इंटरेस्ट देते नहीं। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। देखो कैपिटल लगाई, मान लेते हैं 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कैपिटल लिख दी बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पर मैं बैलेंस शीट वापस बना देता हूँ थोड़ी। बैलेंस शीट के अंदर हमने कैपिटल, ये बैलेंस शीट है, और यहाँ लायबिलिटी साइड में हमने कैपिटल दिखा दी 1 लाख। ओके जी। अब इस कैपिटल के ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो 1 लाख का मान लेते हैं 10% ब्याज देते हैं, तो 1 लाख का 10% करो तो वो हो जाता है 10,000 रुपीज़। तो ये 10,000 रुपीज़ अभी भी दिए नहीं हैं, ड्यू हो गए हैं पर दिए नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको देते नहीं, हम बोलते हैं चल तेरी कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। कि पहले तू कितने मांगता था कि 1 लाख, अभी 10,000 ब्याज के भी मांगता है, तो टोटल कितने मांगता है भैया, इसको कितने देने हैं, टोटल 1,10,000। तो हमारी लायबिलिटी कितनी हो गई, 1,10,000 रुपये की। तो इस तरीके से होता है। इसकी एंट्री बड़ी सिंपल है, एंट्री बड़ी सिंपल है। एंट्री क्या होती है इसकी, जनरल एंट्री। इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर देते हैं हम, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ओके, क्योंकि खर्चा है, एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो खर्चा है तो डेबिट कर दिया। बट खर्चे के साथ साथ ये हमारी लायबिलिटी भी है, और इसकी वजह से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। मॉडर्न रूल पता है ना, अगर कोई नई लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या करो, क्रेडिट करो। लायबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट करो। तो लायबिलिटी है तो हम यहाँ पर इस लायबिलिटी को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल में, तो इसको हम दिखा देंगे टू कैपिटल में। फिर हम इसको ओनली इंटरेस्ट नहीं लिखते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो बहुत तरह का होता है। ये कौन सा इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, टू हम कैपिटल अकाउंट कर देते हैं। यानी कि हमने ब्याज जो है वो डेबिट इसलिए किया क्योंकि खर्चा है, और वो कैपिटल में जाके ऐड हो गया, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, इसलिए हमने कैपिटल इंक्रीज हो गई है, तो इसलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अब इसको आता है भैया, इसको दिखाते कैसे हैं, इसको फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे। तो फाइनल अकाउंट में एक जगह तो मैंने आपको बता दिया, अभी कहाँ दिखाएंगे इसको, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में कैपिटल के अंदर हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। एक तो ये, ठीक है जी। दूसरा सेकंड नंबर, क्या इसको पीएनएल में दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। पीएनएल अकाउंट के अंदर इसको दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट के अंदर, क्योंकि खर्चा है, लॉस है, एक्सपेंडिचर है, लॉस तो क्या एक्सपेंडिचर है, तो पीएनएल अकाउंट में भी दिखाएंगे। तो इसको एक तो हम दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और एक हम दिखा देंगे इसको बैलेंस शीट के अंदर। तो दो जगह इसको हम शो करेंगे फाइनल अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट करते टाइम। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको एडजस्टमेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां दिखा देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहां दिखा देंगे बैलेंस शीट के अंदर
आपको पता है ये लायबिलिटी साइड में एसेट्स रुपीज़, यहाँ पर जो भी ओपनिंग कैपिटल होगी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो जी, ठीक है। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर कौन सा हो जाएगा? ऐसे कंटिन्यू अपन करते रहेंगे, पता लग जाएगा कितने एडजस्टमेंट किए। ये एडजस्टमेंट नंबर 5 था, मैंने 6 लिख दिया गलती से। ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर कौन सा था? 5th। ओके, अब कर देते हैं हम एडजस्टमेंट नंबर 6th, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन, हिंदी में बोलते हैं आहरण पर ब्याज। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ऐसे कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। अब ये क्या मामला होता है? फॉर एग्जांपल के लिए हमारा वापस बिजनेसमैन आया बेचारा, ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए मैं साथ में करा रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ताकि इनके बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ जाए, फर्क आपको, अंतर आपको समझ में आ जाए। तो ये बिजनेसमैन है और ये इसका बिजनेस है। अब ये क्या करता है कई बार, अब अकाउंटिंग पर्पस से बहुत बार बोला मैंने, है ना, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, लेखांकन के उद्देश्य से दोनों अलग है। तो उस हिसाब से कई बार ये क्या करता है, इस बिजनेस से बहुत सारी चीज़ें पर्सनल यूज़ के लिए निकाल के ले जाता है, फॉर पर्सनल यूज़, अपने घर के यूज़ के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए। जो पर्सनल यूज़ के लिए चाहे वो पैसा निकाल के ले जाए, पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी विड्रॉ करे, मान लेते हैं इसने मनी विड्रॉ करी, तो उस पर्सनल यूज़ के लिए जो भी विड्रॉ करता है उसको ही बोलते हैं हम ड्राइंग। यानी कि ये मान लेते हैं ड्राइंग के रूप में कुछ पैसे निकाल के लेके चला गया, जैसे इसने 20,000 रुपये विड्रॉ कर दिए, 20,000 यहाँ आ गए, लेकिन ये पैसे किसके हैं? फर्म के हैं ना, ये पैसे तो फर्म के हैं। फर्म बोलेगी भैया जो तुम 20,000 लेके जा रहे हो, हाँ वो तो चलो ठीक है ना, लेकिन इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस बार इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है इस बार? ये वाला इंटरेस्ट जो है, कैपिटल वाला इंटरेस्ट तो खर्चा होता था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या हो गया? एक तरह की इनकम हो गई। और इनकम को हमेशा क्या करते हैं हम? क्रेडिट, एज पर नॉमिनल रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट और प्रॉफिट्स एंड इनकम्स आर क्रेडिट। तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे जनरल एंट्री बनाते टाइम। कितना इंटरेस्ट मान लेते हैं यहाँ पर? इंटरेस्ट है 10%, तो मैं ऐसे ही मान रहा हूँ 10%, कम कुछ और भी हो सकता है। तो 2,000 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। तो 20,000 रुपये निकाल के ले गया, लेकिन उसके ऊपर 2,000 का ब्याज इसको देना पड़ेगा। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? तो वो ऐसे करते हैं, ये क्या कर लेते हैं कि भैया बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल पड़ी है, हाँ जी कितनी पड़ी है? कि सर 1,00,000 रुपये की कैपिटल पड़ी है। अब हम क्या करते हैं, यही एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उससे पैसे भले मिले नहीं, इंटरेस्ट हमने कमा लिया, भले उसने दिया नहीं, हम यही एडजस्टमेंट कर लेंगे। हम बोलेंगे भैया सबसे पहले तो इसमें से 20,000 रुपये उड़ा दो, ये ड्राइंग के ले गया, हमारी लाइबिलिटी नहीं रही, 20,000 रुपये यहाँ से काट ली। लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ से लेस कर दो, वो भी करो, वो कितनी है? 2,000 रुपये। तो 22,000 रुपये निकाल के ले गया। अब इसके पीछे जो बच गई, कितनी बचेगी पीछे? 1,00,000 माइनस 20 तो हो गया 78,000। इस तरीके से इसको शो किया जाता है। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, जनरल एंट्रीज कैसे होती है, वो मैं बता देता हूँ आपको। जनरल एंट्री बड़ी सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, तो फर्म उसको क्रेडिट करेगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से कैपिटल इंक्रीज हुई थी कि डिक्रीज हुई थी? देखो कैपिटल क्या हुई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से 2,000 से कम हुई। तो कैपिटल जब डिक्रीज होती है, लायबिलिटी कम होती है, तो एज पर मॉडर्न रूल हम लायबिलिटी को डेबिट करते हैं।
हाँ, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करते हैं, यहाँ तो कम हो रही है तो हम लायबिलिटी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने ऐड किया था, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता, ये देखो ऐड हुआ था, तो वो बड़ी थी इसलिए क्रेडिट किया था इंटरेस्ट को। यहाँ पर इस इंटरेस्ट की वजह से कैपिटल कम हो रही है तो कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो हम यहाँ कर देंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी है 2000 रुपये। फाइनल अकाउंट में इसको कैसे दिखाए जाते हैं, क्या पीएनएल में दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे सर, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, वहाँ पर भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएनएल की। पीएनएल में कैसे दिखाते हैं, देखो ये पीएनएल अकाउंट, और फिर हम बैलेंस शीट में भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में वैसे मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है, सेम वही सिस्टम करना है, फिर भी लगे हाथ बना ही लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब ये खर्चा थोड़ी है कि डेबिट में लिखेंगे, ये तो इनकम है, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है। बैलेंस शीट के अंदर इसको हम कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। कैपिटल में से क्या कर देंगे, लेस। तो जो ओपनिंग कैपिटल दे रखी होगी उसमें ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही लेस हो जाता है, चाहे ड्राइंग हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, बोलो जी। ओके, चलो नेक्स्ट एक और एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम, है ना, 4 करके निपटाते हैं। तो 4 उस दिन किए तो 4 तो कम से कम आज करें। डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, एडजस्टमेंट नंबर 7। यानी कि स्थायी संपत्तियों पर हास। फिक्स एसेट्स तो आप समझते होंगे, हर बिजनेस के अंदर बहुत सारी फिक्स एसेट्स होती हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, है ना। ओके, तो ये ऐसी फिक्स जो एसेट्स होती है, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, या कोई भी मशीन हो गई, इसमें इक्विपमेंट आ गए, इक्विपमेंट भी होते हैं कई बार महंगे वाले, तो वो भी हो गए। तो ये जितनी भी फिक्स एसेट्स है ना, लैंड को छोड़ करके, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, लैंड होती तो फिक्स एसेट्स है, लेकिन लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता, मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब ये जितने भी फिक्स एसेट्स हैं ना, जब इनकी वैल्यू डाउन हो जाती है, इनकी वैल्यू कम हो जाती है, किसी भी वजह से हो सकती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक रीज़न नहीं। फर्नीचर की वैल्यू, आप नया फर्नीचर जो आपने लगवाया था या नया फर्नीचर आप खरीद के लाए, क्या आज भी उसकी वैल्यू वही है जो पहले थी? नहीं। न्यू गाड़ी हम खरीद लेते हैं, क्या उसकी वैल्यू डाउन नहीं होती? होती है। कोई मशीन खरीदी, वो पुरानी होगी, इक्विपमेंट पुराने होंगे, बिल्डिंग भी, लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्डिंग की कर रहा हूँ। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती ही है, बहुत कम केसेस में कम होती है, लेकिन उसके ऊपर जो बिल्डिंग है, ढांचा है, वो तो 10-20 साल बाद में ख़राब होगा, नया बनाना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू तो कम हो जाती है ना। तो बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, जितनी भी एसेट्स होती है, इसमें कार आ गई आपकी, मोटर व्हीकल आ गए, सारी चीज़ें जिनकी जो फिक्स एसेट्स है और उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। बहुत सारे रीजंस, जैसा कि मैंने बताया आपको, वो पुरानी हो गई, उसमें घिसावट हो गई, वो मार्केट से बाहर हो गई। जैसे पुराने नोकिया के फ़ोन आपके पास पड़े हों, ओल्ड फ़ोन 5-6 साल पुराने, वो कुछ काम के नहीं है, बेचोगे मार्केट में, हो सकता है आपने 50,000 में खरीदा हो, अभी कोई 500 रुपये नहीं देगा, क्योंकि मार्केट से बाहर हो गए हैं।
अब वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, पुराने कंप्यूटर पड़े हैं आपके पास में कोई, वो कंप्यूटर्स वगैरह भी आ जाएंगे इसके अंदर, तो उनकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, डाउन होती है। तो बिजनेसमैन भी ये समझता है, बिजनेस भी इस चीज़ को समझता है और हम अकाउंटेंट भी इस चीज़ को समझते हैं। तो हम क्या कर देते हैं कि धीरे धीरे हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें वो जो एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, उनकी वैल्यू को धीरे धीरे कम करते रहते हैं। तो उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब मैंने बताया, आपने ध्यान सुना हो कि डेप्रिसिएशन कब होता है, जब फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होती है, और जब आपकी बिल्डिंग की वैल्यू अगर कम हो रही है, आपके फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, आपके प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन गैजेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है, तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? आप बोलोगे सर लॉस होगा, हमको भी 50,000 की चीज़ 10,000 की होगी, 5,000 की होगी, लॉस ही हो रहा है। तो जब वो लॉस होता है तो बिजनेस के पास भी ऐसे जितनी भी फिक्स एसेट्स है, बिजनेस को भी तो लॉस होता होगा। हाँ, और लॉस हमेशा क्या करते हैं हम, डेबिट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंट्री करते टाइम डेप्रिसिएशन अकाउंट को कर देते हैं डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। ओके, ठीक। अब बताओ क्रेडिट किसको करें? जो ये एसेट है, ये एसेट हमेशा, मॉडर्न रूल याद करो, एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। एसेट और आए तो और डेबिट करो, और एसेट कम हो जाए तो क्रेडिट करो। तो डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है ना, हाँ, तो इस एसेट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, एज पर मॉडर्न रूल। तो यहाँ पर हम फिक्स एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे, कोई भी फिक्स एसेट्स हो जिस पे डेप्रिसिएशन लगाया उसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एसेट कम हो गई और इसलिए क्रेडिट किया मॉडर्न रूल के हिसाब से, क्योंकि संपत्ति की मूल्य यानी कि एसेट की प्राइस अगर कम होती है तो उसको क्रेडिट करो, तो क्रेडिट कर दिया। डेप्रिसिएशन इसलिए डेबिट किया क्योंकि ये जो भी कम प्राइस हो रही है हमारे लिए लॉस है। अब इसको फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाया जाता है, तो दो जगह इसको दिखाया जाता है, मैं बता देता हूँ, दोनों जगह बता देता हूँ आपको। एक तो अपना P&L और एक अपनी बैलेंस शीट। ये देखिए, एक P&L और एक बैलेंस शीट। P&L के तो डेबिट में ही दिखाएंगे, क्यों, लॉस है ना, तो डेप्रिसिएशन, लॉस या एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में आते हैं तो यहाँ दिखा देंगे। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी रुपीज़ और इधर होती है एसेट्स। यहाँ जो भी फिक्स एसेट्स हैं, हाँ, उसका अमाउंट अंदर लिखेंगे और उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। भैया अब ये वैल्यू नहीं रही, इतनी वैल्यू इस साल कम हो गई है, तो डेप्रिसिएशन को एक P&L के डेबिट में दिखाया जाता है, एक फिक्स एसेट्स में से उसको लेस कर दिया जाता है, जो भी प्लांट है, मशीन है वगैरह है उसमें से। ओके, सेल्स टैक्स, ये सेल्स टैक्स पहले बोलते थे, आज इसको क्या बोला जाता है, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। तो GST क्या होता है, फुल फॉर्म आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर कोई भी गुड्स सेल करेगा तो उस पर क्या लगता है, GST, और कोई भी अगर सर्विस भी किसी को प्रोवाइड कराएगा उसके बदले में फी लेगा तो उसकी भी GST लगेगी। जैसे आप लोगों ने ऑनलाइन कोर्स खरीदा होगा, है ना, मान लेते हैं किसी बच्चे ने मेरे से कोर्स खरीदा है 3,000 रुपये का, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या प्राइस में आपने खरीदा होगा, ठीक है। तो इस 3,000 के अंदर 18% क्या शामिल है, GST शामिल है। तो क्या प्राइस मुझे कितने मिले होंगे मैं बताता हूँ आपको, 3,000 डिवाइड बाय, एक सेकेंड, मैं राउंड फिगर करके आपको बताऊंगा। तो 3,000 जो आपने पे किए हैं वो इस तरीके से, इसमें क्या है, 457 रुपये का तो GST है, ओके, और बाकी जो सेल प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस निकल के आ गई आपकी। बाकी जो मेरा इसमें आप बोल सकते हैं मेरा जो फी है वो है 2,543, अगर 3,000 का कोई कोर्स है तो। बट यहां पर मैं क्या करूंगा बताएं, आपसे कितने रुपए लूंगा, 3,000 आपने मुझे पे किए, मैंने आपसे कितने लिए, 3,000, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर समझना, मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितने आए मेरे पास, 3,000, मैं एंट्री यही करूंगा। थोड़ा पीछे कर लेते हैं इसको, बैंक अकाउंट डेबिट
3000, क्योंकि मेरे पास मेरे बैंक में 3000 रुपये आए, आपने कोर्स खरीदा, मुझे 3000 रुपये मिल गए। ओके, पर क्या ये 3000 के 3000 पूरे मेरे हैं? क्या ये 3000 की 3000 सेल प्राइस है? नहीं, इसको सेल प्राइस नहीं बोलते। सेल प्राइस तो ये है, चाहे कोई गुड्स हो, कोई सर्विस हो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये है सेल प्राइस। ये तो रिसीव्ड हुए मुझे आपसे, तो रिसीव्ड यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट कितने? 3000, लेकिन सेल्स कितनी हुई? 2 सेल्स। सेल्स तो ओनली ये हुई 2543, 2543। हाँ, तो ये तो मेरा पैसा है, तो ये मेरी सेल्स है, और सेल्स हमेशा क्रेडिट करते हैं, हम पहले ही करते हुए आ रहे हैं। उसके रीज़न भी है, इस पे एक तो आपका कौन सा रूल लगता है? रियल वाला, है ना, सर्विस जा रही है, गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट करो, या फिर इनकम है, इस तरीके से भी सोच सकते हैं आप। ओके, लेकिन ये जो 457 रुपये, इसको भी मैं क्रेडिट करूंगा जीएसटी नाम से। अब आप देखेंगे तो डेबिट की टोटल 3000, क्रेडिट की भी 3000 हो गई। लेकिन आप बोलेंगे सर आपने ये क्रेडिट क्यों किया? आपने इसको क्रेडिट क्यों किया? क्या रीज़न है? तो मैं इतना ही बोलूँगा, ये मेरी लायबिलिटी है। मैंने आपसे पैसे लिए 457 रुपये जीएसटी के, और मुझे इसको गवर्नमेंट को जमा कराने हैं, मैंने अभी तक कराए नहीं है, तो ये मेरी लायबिलिटी है। और लायबिलिटी, मॉडर्न रूल याद करो, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, और इंक्रीज हो तो और क्रेडिट करो, तो लायबिलिटी है तो क्रेडिट कर दिया मैंने, तो ये एंट्री होगी। बाद में जब मैं इस जीएसटी को पे कर दूंगा, जब मैं इस जीएसटी का क्या कर दूंगा, इसको पे कर दूंगा, पे टू गवर्नमेंट, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? ये लायबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म। लायबिलिटी को क्लोज करूंगा, कम करूंगा, क्योंकि मैं अगर गवर्नमेंट को पैसे दे दूंगा तो मेरी लायबिलिटी काय की, तो यहां पर मैं क्या करूंगा? जीएसटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट टू बैंक, पैसा गया। तो जीएसटी को जो पैसा होता है वो बिजनेसमैन अपने पास में नहीं रखता है, वो कस्टमर से लेता है, गवर्नमेंट को पे करता है। तो जब ले लिया उस टाइम लायबिलिटी, जब पे कर दिया तो लायबिलिटी खत्म, उसकी कमाई यही है। तो ये चाहे सर्विस के एग्जाम्पल से समझो, चाहे आप गुड्स के एग्जाम्पल से समझो, ये एंट्री होती है। बताइए, आया समझ में? 8 कर लिया था कल, आज है पॉइंट नंबर 9। एक तो करेंगे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स के लिए या डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाना, और एक हम करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और 11 नंबर हम करेंगे एक और 11 नंबर वाला जो है ना, वो अधिकतर होता तो नहीं है, लेकिन कई बार क्रिएट करते हैं। जब इसको करेंगे तो मैं अच्छे से बता दूंगा, नाम बता देता हूँ, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो इन 3 पॉइंट को आज हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद मंडे से, कल तो संडे है, मंडे से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए देखो, हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, पॉइंट नंबर हमारा 9, प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल और बैड डेब्ट्स। देखो, प्रोविजन बनाना, ठीक है, किसके लिए? डाउटफुल, या तो डाउटफुल या बैड डेब्ट्स के लिए। अब ये क्या चीज़ है समझना, इसको, इसका कॉन्सेप्ट समझना। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बहुत ईजी है, वो तो आप कर लोगे, मैं समझाऊंगा, आपको आ जाएगा, लेकिन ये है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मामला आता है हमारा ये हमारा बिजनेस है। हमने क्या किया, ये है मिस्टर मांगीलाल, ठीक है, मिस्टर मांगीलाल।
हमने क्या किया, मिस्टर मांगीलाल को, हम कौन, बिजनेस, हमने मिस्टर मांगीलाल को क्या कर दिया, गुड्स सेल कर दिया। बट कैसे किया, क्रेडिट पे किया है। क्रेडिट मतलब उधार, मांगीलाल को उधार गुड्स बेच दिया, उधार माल बेच दिया। और मांगीलाल को उधार बेचोगे तो गड़बड़ होनी है। खैर वो तो बात की बात। मिस्टर मांगीलाल जो है ना, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हो गया डेटर। तो जिसको भी उधार हम सेल करते हैं ना, वो हमारे लिए डेटर होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, देनदार। तो मांगीलाल हमारे लिए क्या हो गया, डेटर। अब ये कभी क्या कर देगा, पैसे दे देगा और उस दिन ये डेटर खत्म हो जाएगा। और जब तक ये पैसे हमें नहीं देगा तो हम डेटर कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं इसको। डेटर को कहां शो कर देते हैं, अगर ये पैसे नहीं दे इस ईयर के एंड तक, क्योंकि बैलेंस शीट ईयर एंड पे बनाते हैं। हमने ईयर के बीच में कहीं इसको सेल कर दी, अगर बीच में ही ये पैसे दे देता है तो ओके, लेजर के अंदर इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जब हम लेजर में इसकी एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, मांगीलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो मांगीलाल के अकाउंट जब लेजर में बनाते हैं तो उसके डेबिट में चला जाता है टू सेल्स, और जब पैसे दे देगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू मांगीलाल, तो मांगीलाल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कैश। तो मामला बराबर हो जाता है, तो ओके, ठीक है, तो वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर ये ईयर एंड तक हमें पैसे नहीं दे तो फिर इस डेटर को हम कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। और ये एक मांगीलाल नहीं है, इसके जैसे और बहुत सारे हैं जिनको उधार सेल किया हुआ है, उसमें से कुछ पैसे दे देंगे, उनका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, जो नहीं देंगे उनको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। यहां तक भी ओके था। अब मामला आता है प्रोविजन का। अब कंपनी अपने अनुभव के आधार पर हमें यह बता सकती है, कोई भी व्यापार अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर यह बता सकता है कि ऐसे बहुत सारे, एक मांगीलाल नहीं है, मैंने बोला ना बहुत सारे डेटर्स हैं, सब मिलकर के बैलेंस शीट में शो होते हैं। अब हमें लगता है कि इसमें से कुछ लोग जो है उनका पैसा डूब जाएगा। और क्या किसी बिजनेस के अंदर जो डेटर हैं, उधार सेल करने की वजह से उत्पन्न होते हैं, क्या वो करंट ईयर के ही होंगे डेटर? नहीं, डेटर तो हो सकता है पिछले 2 साल के भी हो, और अभी और डेटर हो गए जिनको उधार बेचा, फिर आगे और डेटर होंगे। तो डेटर जो बैलेंस शीट के अंदर शो होते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि किसी 1 साल के ही हो, बहुत साल के इकट्ठे हुए होते हैं। और बाद में पता चला कि उनमें से मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए हमारी बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस शीट है इसके अंदर, अब समझना अच्छे से, ठीक है, इस बैलेंस शीट के अंदर जो डेटर है वो कौन कौन से, एक है 2016 के, 2016 के, वो है 10,000 रुपए के, 2017 के हैं 20,000 रुपए के, फिर 2018 के हैं 5,000 रुपए के, ठीक है, 2019 के हैं 25,000 रुपए के। तो अब मान लेते हैं हमारा करंट ईयर है 2020 के हैं 20,000 रुपए के। तो अब टोटल डेटर कितने हो गए, देखो टोटल डेटर हो गए 30 और 30 60 70 80,000 के टोटल डेटर है जो बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं। लेकिन करंट ईयर के तो उसमें केवल 20,000 ही शामिल है ना। हाँ, तो अब मैं समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अब अगर 80,000 के इतने सारे डेटर हमारी बैलेंस शीट के अंदर शो हो रहे हैं, उसमें से अगर पता चले कि एक बंदा ऐसा है जो 2017 का है, हमारा करंट ईयर मान लेते हैं 2020, मान लो, ठीक है, मान लो कि करंट ईयर हमारा 2020 है, और हमको पता चला कि 2017 में जो 20,000 रुपए मांगते थे ना, हाँ वो डूब गए, बैड डेप्स हो गया। अब वो बंदा पैसे नहीं देगा, कंफर्म हो गया है, सब कुछ करके देख लिया, वो पैसे नहीं देगा, वो पैसे डूब गए, वो खा गया, गटक गया, भाग गया, टोपी पहरा गया, जो समझो, ठीक है। तो अब वो 20,000 रुपए डूब गए। तो वो 20,000 रुपए के जो बैड डेप्स है, ये 20,000 का बैड डेप्स हमें हो गया, बैड डेप्स हो गया, और हमें पता चला 2020 के अंदर कि हमें बैड डेप्स हो गया 20,000 रुपीज का। तो क्या इस बैड डेप्स को मैं 2020 में दिखा सकता हूं? नहीं, इसको मैं 2020 में थोड़ी दिखा सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये लॉस कब का है, ये लॉस तो है 2017 का। और आपको पता है ना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने पढ़ रखी है। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो जिस ईयर का एक्सपेंडिचर है उसको उसी ईयर में दिखाना होता है। तो 2017 के तो अकाउंट्स क्लोज हो गए, उसमें तो दिखाया नहीं, तो गड़बड़ हो गई ना। हाँ, तो इस गड़बड़ से बचने के लिए जो एक्सपेंडिचर, जो लॉस जिस ईयर का है उसको उसी ईयर में दिखाने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है प्रोविजंस। ये आज से पहले आपने ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं पढ़ा होगा।
सीधा आपको अकाउंटिंग बता दी गई होगी, उसी को बोला गया क्या, प्रोविजंस। ये जो प्रोविजन है ना वो उसी का नाम। प्रोविजन का मतलब ये होता है कि हर बिजनेसमैन को पता होता है, हर व्यापार के अंदर ये पता होता है कि एवरेज जो हमारे डेटर है वो कितने डूब जाते हैं हर साल, है ना। तो हर साल उतना मान के चलो कि डूब जाएगा, आज नहीं तो फ्यूचर में कभी डूब जाएगा, लेकिन डूब जाएगा, उसको बोलते हैं प्रोविजन। तो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में रख दो कि हो सकता है कि बैड डेब्ट्स हो जाए करंट ईयर के अंदर, ताकि बाद में ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा हो जाए कि 2017 के बैड डेब्ट्स अब हो रहे हैं, अब उसको दिखाए कहां, उस लॉस को कहां दिखाए, 2020 में दिखा नहीं सकते, 2017 के अकाउंट्स क्लोज हो गए। तो इसीलिए डूबने से पहले ही प्रोविजन बना लो, आयोजन कर लो, समायोजन कर लो, आयोजन बोलते हैं इसको हिंदी में। पहले ही प्रोविजन बना लो कि भैया इतना % डूबेंगे, प्रोविजन फॉर बैड या डाउटफुल डेब्ट्स बोलते हैं। अभी डूबे नहीं है लेकिन प्रोविजन बना लो कि भैया हमको पता है कि हर साल हमारा जो है लगभग 10% बैड डेब्ट्स डूबने के चांसेस होते हैं, ठीक है, डाउटफुल होते हैं, डाउट रहता है कि भैया हमारा जो अभी करंट ईयर में कितना है 20,000 है, हाँ 20,000 का मान के चलो, अभी तक पैसे आए नहीं है, करंट ईयर क्लोज हो गया, बैलेंस शीट में दिखा दिया है, हो सकता है फ्यूचर में इसमें से कुछ पैसा डूबेगा, और मान लेते हैं 10% चांसेस है कि पैसा डूब जाएगा, तो कितना हो गया 2,000। तो 2,000 को इसमें से अभी लेस कर दो। तो हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे पता है, 20,000 पूरे नहीं दिखाएंगे, ये करंट ईयर के जो है ना ये 20,000 रिटर्न नहीं दिखाएंगे, हम क्या करेंगे 20,000 में से मान के चलेंगे कि 2,000 डूब जाएंगे, तो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे ही 18,000, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ पैसा डूब जाए तो उसको लॉस को हम पहले ही करंट ईयर के अंदर दिखा चुके हैं 2,000 को। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा प्रोविजन का कि प्रोविजन बनाते क्यों हैं। अभी तक जो मैंने बताया उससे ये पता चला है कि प्रोविजन बनाते क्यों हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स होता क्या है, तो ये होता है। अभी बैड डेब्ट्स हुए नहीं है, अगर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, करंट ईयर में बैड डेब्ट्स हो जाए तो करंट ईयर में दिखा देंगे, लेकिन करंट ईयर के जो डेटर हैं अभी ईयर एंड हो गया और फ्यूचर में अगर डूब गए तो फिर उसको कहां दिखाओगे, करंट ईयर के तो अकाउंट्स क्लोज कर देंगे, तो कुछ अभी दिखा दो, मान के चलो कि इतना डूब जाएगा। और मान के चलो इतना डूब जाएगी कैसे पता चलता है, ये बहुत साल के एक्सपीरियंस से पता चलता है कि हर बार हमारे कम से कम इतने बैड डेब्ट्स डूबते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे साहिल वही बताने वाला हूं, थोड़ा सा तो ठंड रख। देखो ओके, तो अब यहां पर आइए, देखो अब इसके लिए हमको क्या करना होता है, अब अकाउंटिंग कैसे, ये तो समझ में आ गया ये क्या होता है, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता देता हूं मैं आपको। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो ये 2 जगह शो करना होता है बेटा, ठीक है, कितनी जगह करना शो करना होता है, 2 जगह शो करना होता है। एक तो हमें शो करना होता है इसको पीएनएल में और एक बैलेंस शीट में, लेकिन उसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे, उसके लिए हम क्या बनेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट का नाम होगा प्रोविजन फॉर। ये अकाउंट बना लिया तो समझो आपका क्वेश्चन हो गया। ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स या डाउटफुल बैड डेब्ट्स क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। प्रोविजन है ना, प्रोविजन एंड रिजर्व हमारे लिए लायबिलिटी होती है, और मॉडर्न रूल आपको पता है ना, लायबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट, एसेट ऑलवेज क्या होती है, डेबिट। लायबिलिटी को अगर इंक्रीज करना हो तो और क्रेडिट करो, डिक्रीज करना हो तो डेबिट करो, एसेट को इंक्रीज करना हो तो डेबिट करो, डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो। मॉडर्न रूल मैंने कई बार बता रखा है, आपको याद होगा। तो ये प्रोविजन जो होता है ना, ये हमेशा लायबिलिटी होता है हमारी, क्योंकि पैसा साइड में तो कर देते हैं लेकिन अभी तक वो डूबे नहीं है, तो वो लायबिलिटी होती है हमारी। तो लायबिलिटी का हमेशा, जब लायबिलिटी का अकाउंट बनाते हैं ना, तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहां कर देंगे हम बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। ये कौन सा बैलेंस है, ये है ओपनिंग बैलेंस, ओके ठीक। और टू बैलेंस सीडी यहां आ जाएगा, क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी। बैड डेब्ट्स इधर आ जाएंगे, टू बैड डेब्ट्स, जो पैसे डूब गए वो इधर आ जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स बोलते हैं। तो बैड डेब्ट्स हमेशा इधर आ जाएंगे, क्यों, इससे हमारी जो वो
लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो बैड डेब्ट्स आपको इधर लिखना है। ओके, और एक चीज और, इधर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। आपको ये अमाउंट क्वेश्चन में अधिकतर दे रखा होता है, ये भी दे रखा होगा, ये आपको कई बार कैलकुलेट करना होता है, कई बार दे रखा होता है, और ये आ जाता है बैलेंसिंग फिगर से, इसको बोलते हैं पीएनएल। तो जो भी पीएनएल में आए वो बैलेंसिंग फिगर। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर के बताऊंगा, लेकिन एक बार समझिए। देखो ये क्या होता है पता है, कि हमारे पास में इतना ओपनिंग बैलेंस पहले से पड़ा है प्रोविजन का, इतना पीएनएल से हमने और इस साल के पीएनएल से निकाल दिया, तो इतना हो गया, उसमें से इतना डूब गया, इतना प्रोविजन अभी भी पड़ा है, और ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल जाके ओपनिंग बन जाएगा, फिर पीएनएल से और निकालेंगे, फिर इतना डूब जाएगा, फिर इतना पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से प्रोविजन हमेशा आगे चलता रहता है। अभी न्यूमेरिकल करवा दूंगा मैं इसका। ये बैलेंस सीडी जब आप निकालो ना, कई बार क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा होता है, तो उसको निकालने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस लेना है ये वाला, और इसमें से लेस कर देना है फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, ठीक है। ये फर्दर बैड डेब्ट्स लेस कर देना है, और लेस कर देना अगर डेटर के ऊपर डिस्काउंट दे रहा हो, डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट आएगा ओपनिंग बैलेंस ये वाला, इसमें से क्या लेस करना है, फर्दर बैड डेब्ट्स, नॉर्मल नहीं फर्दर वाले, फर्दर और बैड डेब्ट्स हो जाए बाद में तो वो लेस कर देना, ये क्वेश्चन में दे रखा होता है। डिस्काउंट ऑन डेटर वो लेस कर दो। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसमें आपको एक प्रोविजन की रेट दे रखी होगी, ठीक है, वो रेट अपॉन 100 कर दो, वो अमाउंट यहाँ आ जाए। अभी मैं एक न्यूमेरिकल करके बताऊंगा आपको। ओके, तो ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट्स का अकाउंट। अब एक बना देता हूं मैं आपको, हमारा पॉइंट नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर दोनों का न्यूमेरिकल साथ में करा दूंगा। पॉइंट नंबर हो गया हमारा 10, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब ये क्या है ये समझना, यहां पर भी डेटर की बात चल रही है। हमको पता है कि हमने जिनको गुड्स उधार बेचा है ना, वो ऐसे सीधे नहीं है कि फटाफट पैसा दे देंगे, उनसे पैसा निकलवाना पड़ेगा। अपन भी किसी को उधार देते हैं ना, आपने सुना भी होगा है ना, देखा भी होगा, और हो सकता है अनुभव किया हो कि जब भी कोई उधार मांगने आता है फटाफट पैसे लेके चला जाता है हंसते हंसते, लेकिन वापस बड़े मुश्किल से देता है। तो सेम चीज़ है, उधार माल बेचा है वापस मुश्किल से देगा, तो हम उसको ऑफर देंगे बार बार कि देख भाई 10,000 रुपये का गुड्स लेके गया था, कोई बात नहीं, तू 10,000 नहीं दे रहा है, आज के दिन पेमेंट कर दे, तेरे मैं डिस्काउंट कर दूंगा। तो वो डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट वैसे बिजनेस के लिए तो लॉस ही है यहाँ पर, लेकिन वो डिस्काउंट कई बार देना पड़ता है। ये अतिरिक्त डिस्काउंट है, सेल के बाद का डिस्काउंट है, पैसा निकलवाने वाला डिस्काउंट है। ओके, तो इसका भी एक अकाउंट बनाया जाता है। इस डिस्काउंट के लिए भी प्रोविजन बना दिया जाता है पहले से कि भैया ये जो डेटर है, हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे हमको पता है कि सब पैसे देंगे नहीं, कुछ को डिस्काउंट देना पड़ेगा, और वो डिस्काउंट का प्रोविजन पहले से ही कंपनी बिजनेस बना के रखता है। तो उसके लिए भी एक अकाउंट बना लो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब ये भी प्रोविजन है, ये भी क्या है, प्रोविजन है। तो आपको पता है प्रोविजन का तो बैलेंस, प्रोविजन यानी कि लायबिलिटी, तो इसका बैलेंस ओपनिंग कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीडी। अब इसमें भी कुछ पीएनएल से निकालना होगा, वो पीएनएल से कितना निकालना होगा वो अधिकतर बैलेंसिंग फिगर में आता है यहाँ, ठीक है। और यहाँ कितना डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितना दे दिया आपने इस करंट ईयर के अंदर, वो यहाँ आ जाएगा, और टू बैलेंस सीडी इधर आ जाएगा। ये टू बैलेंस सीडी कई बार तो क्वेश्चन में दे रखा होता है, अगर नहीं दे रखा हो तो उसको निकालने का वही तरीका है, ओपनिंग डेटर ले लो। ओके, ओपनिंग डेटर ले लिए, हाँ, उसमें से माइनस कर दो फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, फिर माइनस कर दो डिस्काउंट ऑन डेटर। क्या माइनस करना है, डिस्काउंट ऑन डेटर। वो जो पहले हम करते थे ना, वो सारी चीजें यहां करनी ही पड़ेगी। ओके, और उसके बाद इसमें लेस करना होगा प्रोविजन जो हमने बनाया है, ये वाला क्लोजिंग बैलेंस, पता है कौन सा वाला, ये यहां जो क्लोजिंग बैलेंस आया ना, ये वाला, ये वाला, ये यहां जो बैलेंस आया, ये भी यहां लेस करना होगा। यहां पर ओपनिंग डेटर लेने हैं ना, ओपनिंग डेटर का बैलेंस नहीं, ओपनिंग डेटर लेने हैं, ठीक है। ओपनिंग डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस प्रोविजन
फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये सब माइनस करने के बाद एक रेट दे रखी होगी डिस्काउंट की रेट, ये रेट किसकी होगी, डिस्काउंट की, उस रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके बताता हूँ, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यूमेरिकल, एक सेकेंड बस। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर ऑन 31 मार्च 2022। ट्रायल बैलेंस दे रखा है, उसके अंदर आपको डेटर का बैलेंस दे रखा है। ये जो डेटर का बैलेंस होता है ये कौन सा होता है, ओपनिंग बैलेंस है ये, ठीक है। ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये भी कौन सा है, ओपनिंग बैलेंस है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। ये बैड डेब्ट्स दे रखे हैं, इस साल इतने हुए, डिस्काउंट इतना हुआ, दिया 2000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडिशनल बैड डेब्ट्स दे रखे हैं, यानी कि ये फर्दर बैड डेब्ट्स है, कौन से, फर्दर। और ये एडिशनल डिस्काउंट जो है ये भी कौन सा है, फर्दर डिस्काउंट, और बाद में डिस्काउंट दिया। आपको जो डेटर है उनके ऊपर 10% से प्रोविजन बनाना है, और आपको जो डेटर है उनके ऊपर 5% से डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाना है। यहाँ बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाना है, यहाँ डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाना है, ठीक है। तो मैं इन दोनों के अकाउंट आपको बना के बताता हूं, देखिए आपको समझ आएगा। हाँ जी, तो हम सबसे पहले बना देते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, दोनों में से किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं इसको। पहले ये बना देते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा तो इधर लिख देंगे हम बाय बैलेंस बीडी। अब देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस ये रहा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ये रहा, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज, तो ये यहां लिख देंगे 10,000, ओके, ठीक। और देखो फिर और क्या है इसमें, ये तो आएगा नहीं। बैड डेब्ट्स कितने हैं, 6,000 के, और डिस्काउंट कितना है, 2,000 का। बैड डेब्ट्स कितने, 6,000, और डिस्काउंट कितना है, 2,000, ठीक है। तो इन दोनों को मिला देंगे हम, और तो दोनों को हम मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 और 2 कितना हो गया, 8, तो 8,000 हम यहां कर देंगे कभी 8,000 के, सॉरी यहां पर बैड डेब्ट्स देखेंगे ना, तो बैड डेब्ट्स देखने, डिस्काउंट नहीं देखना है, डिस्काउंट तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के अंदर जाएगा, सॉरी, ठीक है। बैड डेब्ट्स कितना है, 6,000, तो 6,000 का बैड डेब्ट्स ये, और एक और बैड डेब्ट्स हुआ था बाद में, ये देखो एडिशनल बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, वो कितना हुआ, 2,000, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8,000, तो 8,000 का हमको क्या हो गया, बैड डेब्ट्स, वो यहां लिख देंगे 2 बैड डेब्ट्स। 6,000 का तो बैड डेब्ट्स हुआ, और 2,000 का फर्दर बैड डेब्ट्स, टोटल कितना हो गया, 8,000। पीएनएल से इस बार प्रोविजन के लिए कितने रुपए निकाले, वो कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर, और टू बैलेंस सीडी निकाल दो, क्लोजिंग बैलेंस, वो कैसे आएगा मैंने आपको बताया है, फिर बता देता हूं। सबसे पहले ओपनिंग डेटर ले लो, ओपनिंग डेटर कितने हैं, देखो क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर की बात कर रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं 10,000 की। ओपनिंग डेटर कितने हैं, 1,00,000 रुपए के, वो ले लो, ठीक है सर, 1 लाख ले लिया। और इसमें से क्या लेस करना है, फर्दर बैड डेब्ट्स, इसमें से क्या लेस करना है आपको, फर्दर बैड डेब्ट्स, मैंने पहले भी बताया, फर्दर बैड डेब्ट्स हो गया या फर्दर डिस्काउंट हो गया, वो लेस करना है। तो फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं, ये रहे, ये वाले फर्दर ही थे, है ना, एडिशनल, तो ये 2,000, और फर्दर डिस्काउंट भी था, उसको भी लेस करना है, फर्दर डिस्काउंट ये रहा 1,000 रुपए का, 1,000 का। अब जो आएगा उसका प्रोविजन बनेगा, और प्रोविजन कितना बनाना है हमको, ये रहा नीचे लिखा हुआ है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 10% ऑन डेटर, 10% डेटर का, तो 10% बनाइए यहां पर। अब करो, देखो कितना आ रहा है, जब आप ये करोगे 1 लाख माइनस 2,000 माइनस 1,000 तो आ जाएगा आपका 97,000, 97,000 का आप 10% करोगे तो आ जाएगा 9,700। अब यहाँ की टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 17,700, 17,700 में से आप 10,000 लेस करोगे तो 7,700 बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये आपका बैलेंस अकाउंट बन चुका है, ओके। अब हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, नेक्स्ट अकाउंट, 2 बनाने थे ना, ये अकाउंट बनाना आ गया, तो बाकी तो बहुत इजी है। जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो बैलेंस शीट वगैरह में कैसे शो करते हैं वो सब बता दूंगा आपको मैं, मेन यही है।
ये अकाउंट बनाना आ गया तो सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम्स का दी एंड हो जाता है। ये आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेबिट क्रेडिट रुपीज पर्टिकुलर, रुपीज पर्टिकुलर। इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा क्योंकि प्रोविजन है, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी। कितना प्रोविजन है देख लो, ये रहा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का ओपनिंग बैलेंस 4000, 4000, तो यहाँ आ जाएगा 4000। पीएनएल से इस बार कितना निकालेंगे, वो बैलेंसिंग फिगर से आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, जो डिस्काउंट दिया है। अब देखो डिस्काउंट हमने अभी तक कितना दिया है, दो तरह के डिस्काउंट दिए, ये देखो, एक तो डिस्काउंट ये रहा डिस्काउंट, ये कितना है 2000 का, और फर्दर डिस्काउंट और दिया कितना 1000 का, तो टोटल डिस्काउंट कितना दिया 3000 का, तो 3000 का डिस्काउंट, 2000 का नॉर्मल डिस्काउंट और फर्दर और दिया 1000 का, तो कितना हो गया 3000। अब निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस, बस ये समझ में आ गया, समझो हो गया। मैंने क्या बोला, सबसे पहले ओपनिंग डेटर लेने हैं, डेटर थे 1 लाख, फिर लेना है फर्दर बैड डेब्ट्स, वो कितना था मुझे याद है 2000, फिर लेना है फर्दर डिस्काउंट, वो कितना था 1000। यहां तक तो पिछली बार भी लिया था, लेकिन प्रोविजन के अंदर, प्रोविजन किसका बनाए, डिस्काउंट का, तब जो आपने प्रोविजन बनाया है किसके लिए, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, वो भी लेस करना पड़ेगा, यानी कि इसकी बात चल रही है। ये 1 लाख में से फर्दर बैड डेब्ट्स और फर्दर डिस्काउंट तो लेस करना ही है, उसके बाद में ये भी लेस करना है। अगर डिस्काउंट निकाल रहे हो तो, डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बना रहे हो तो ये वाला 9700, हाँ जी, ये भी लेस करना है, जो अभी प्रोविजन बनाया क्लोजिंग वाला 9700। फिर जो आएगा उसका परसेंटेज करेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। फिर देखो कितना परसेंट प्रोविजन के लिए, डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाना है 5%, तो अब कर देंगे हम 5% इसका। तो 97,000 में से 9,700 लेस हो जाएगा, तो बचेगा आपका अमाउंट, और उसका 5% करेंगे तो आएगा 4365, 4365, ठीक है। अब 4 और 3 कितने हो गए 7, 7365, 7365 में से आप लेस कर दो 4000, तो आपका आ जाएगा 3365। हो गया। ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, इसके अंदर आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 को एंड होने वाले ईयर के लिए आपको ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या हो गया 2016-17, यानी कि 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2017 को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर डेबिट साइड में ड्राइंग, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लूज टूल्स, बीआर, स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है ना, ये ड्राइंग समझ में आ गया, गुडविल एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, लूज टूल एसेट है, बीआर एसेट है, ये स्टॉक कौन सा है, ओपनिंग, यहाँ पर होगा 2016, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है, वेजेस है, कैरीड आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड, कोल, सैलरी, रेंट, रेट, टैक्स, डिस्काउंट, यहाँ पर कैपिटल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, परचेज रिटर्न, सेल्स, तो डेबिट और क्रेडिट के आइटम आपको दे रखे हैं, ठीक है। सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डिस्काउंट, रिपेयर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैड एप्स, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स रिटर्न, फर्नीचर, जनरल एक्सपेंस, और उसके बाद में नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एडिशनल, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका, सबसे पहले आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। ये जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, इनको अच्छे से पढ़ करके और फिर एक कुछ टिक मार्क करना है, मैं बताता हूँ कैसे। इसमें दे रखा है आपको 31 मार्च 2017 को आपको 35,000 का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपको पता ही है कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के अंदर, ओके, एसेट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी पे आपको क्या लगाना है, प्लांट, मशीनरी एंड टूल एंड फर्नीचर 10%, लैंड एंड बिल्डिंग पर 5%, क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन लगाना है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है डेप्रीशिएशन, है ना, हिंदी में भी लिखा हुआ है, संयंत्र, मशीनरी और औजार और फर्नीचर पर 10%, लैंड एंड बिल्डिंग पर 5%। तो आपको क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड फर्नीचर, इसके आगे ना रेड कलर से ऐसे मार्क कर देना है,
ताकि जब अब इनको करें तो याद रहे। देखो लैंड एंड बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन लगाना है कितना 5%, प्लांट एंड मशीनरी पे लगाना है 10%, लूज टूल पे लगाना है 10%, और फर्नीचर कहाँ गया, फर्नीचर पे भी लगाना है। फर्नीचर नीचे दे रखा होगा शायद एंड में, ये रहा फर्नीचर यहाँ पर, इसके ऊपर भी क्या लगाना है 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ऐसे आप इसके आगे पॉइंट कर दीजिए, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ये हो गए 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है प्रोवाइड 1500 फॉर वेजेस। ये क्या है, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है। आउटस्टैंडिंग वेजेस पता है ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होती है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर का है बट उसका पेमेंट करंट ईयर में नहीं किया है। तो जब हम वेजेस को लिखेंगे तो उस टाइम इसको ध्यान रखना है। तो वेजेस कहाँ है, वेजेस ये रहा, तो उस समय हम ध्यान रखेंगे इसका वेजेस। ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या है फिर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड आर, मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर है, यानी कि फ्यूचर के एक्सपेंडिचर का पेमेंट करंट ईयर में कर दिया, उसी को प्रीपेड एक्सपेंडिचर बोलते थे। तो एडवर्टाइजमेंट के आगे यहाँ लगा दो टिक, ये रहा एडवर्टाइजमेंट। ओके नेक्स्ट क्या है, डेटर पर क्या करना है, हमको प्रोविजन कराना है। तो प्रोवाइड 5% ऑन डेटर अगेंस्ट बैड एप्स। तो बैड एप्स के लिए प्रोविजन बनाना है 5% डेटर पर, और डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाना है 2%। लास्ट क्लास में हमने देखा था, तो इसको अभी और हम अच्छे से देखेंगे। तो 5% डेटर पर, 2% डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाना है, और 5% बैड एप्स के लिए बनाना है। ठीक है, तो डेटर के आगे हम टिक मार्क कर देते हैं कि डेटर को जब हम लिखेंगे तब इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो एक तो डेटर्स के लिए, डेटर कहाँ है, ये है डेटर, बैड एप्स है ये, तो ये रहे सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर के भी आगे आएगा, बैड एप्स में भी काम आएगा, और डिस्काउंट अगर हो तो डिस्काउंट में भी कहाँ है। 3 जगह इस पॉइंट का इफेक्ट पड़ेगा लास्ट वाले का। कैसे, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक, इतने ही पॉइंट है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, इन तीनों के फॉर्मेट बना लेने हैं। ठीक है, तो आइए मैं बना देता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर्मेट बना देता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग एंड पीएनएल साथ में बनाएंगे हम। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, अभी तो इतना लाइन कर लेता हूँ, और ज़रूरत होगी तो और कर देंगे। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। क्रेडिट साइड, डेबिट पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेंस शीट। तो यहाँ बैलेंस शीट भी बना देते हैं। फॉर्मेट करने का तरीका मैंने समझ में आया, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, फिर जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको पॉइंट कर दो उन आइटम्स के आगे, फिर तीनों फॉर्मेट बना दो, और फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इसके ऊपर लिख दो बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। यहाँ आ जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड, यहाँ रुपीज़, यहाँ आ जाएगा एसेट्स, यहाँ आ जाएगा रुपीज़। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं शुरू से, है ना। फर्स्ट पॉइंट से चलेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट कौन सा, यहाँ से। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, ड्राइंग। ड्राइंग क्या करते हैं, कैपिटल में से लेस करते हैं। कैपिटल कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, उसमें जो भी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी उसमें हम लेस कर देंगे ड्राइंग्स। उसमें से हम लेस क्या करेंगे बेटा, ड्राइंग्स। ड्राइंग कितनी है 45,000, तो 45,000 हम यहाँ क्या करेंगे, लेस। तो इस तरीके से जो भी पॉइंट है वो जहाँ जहाँ उसका एडजस्टमेंट होगा हम करते जाएंगे, और धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये ड्राइंग वाला पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट गुडविल। गुडविल में कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ है, और गुडविल कितनी है 80,000 की, तो इसको कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड में। गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है, तो यहाँ आ जाएगा गुडविल।
बैलेंस शीट के अंदर 80,000, क्योंकि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है ना, तो बैलेंस शीट में जाएगा वो। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग भी कहाँ जाएगा बेटा, बैलेंस शीट में। कितना है, 60,000, लेकिन इसके ऊपर 5% क्या है, डेप्रीशिएशन है। तो इसको कैसे करना है, तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है 60,000, तो बैलेंस शीट में लिखो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, और इसके ऊपर डेप्रीशिएशन कितना है, 5%, यानी कि इसकी वैल्यू कम कितनी हो गई, 5%। तो लेस डेप्रीशिएशन, 60,000 का 5% होता है 3,000। 3,000 लेस करेंगे, यहाँ बाहर लिख देंगे 57,000। लेकिन ये 3,000 जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग कम हुई है, ये हमारे लिए लॉस है, क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू कम हुई है। और लॉस पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये कैसा लॉस है, ये इनडायरेक्ट लॉस है। तो पीएनएल अकाउंट के कहाँ, डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे हम, मान लेते हैं यहाँ तक ट्रेडिंग है, यहाँ पीएनएल है, तो यहाँ लिख देंगे हम डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 3,000। ओके, इसका मतलब डेप्रीशिएशन को एसेट्स में से कम करके दिखाना है बैलेंस शीट में, और फिर जो डेप्रीशिएशन है, जितना लॉस हुआ है हमको, वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में दिखाना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 40,000 का। इस पे डेप्रीशिएशन कितना है, 10%, सेम चीज होगी। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा 40,000 का, तो यहाँ दिखा देंगे हम प्लांट एंड मशीनरी 40,000। इस पे डेप्रीशिएशन कितना, 10%, तो लेस डेप्रीशिएशन 10%। 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000 रुपये। तो 4,000 हम यहाँ लेस कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 36,000। और ये 4,000 का जो डेप्रीशिएशन है, ये कहाँ चला जाएगा, ये 4,000 का डेप्रीशिएशन कहाँ चला जाएगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो इसको सीधा हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये लॉस है। तो डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन कितना, 4,000। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से एक एक पॉइंट को हमको करते जाना है। तो कहाँ तक पहुँच गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लूज टूल्स, लूज टूल्स क्या है, एसेट होती है, कितनी है, 3,000 रुपये की। इस पे डेप्रीशिएशन कितना है, 10%। तो आइए, लूज टूल 3,000, लूज टूल्स 3,000, इस पे भी डेप्रीशिएशन कितना, 10%। तो लेस कर दो, यानी डेप्रीशिएशन मतलब इसकी वैल्यू कम होगी, कितना, 300। 3,000 का 10% 300 होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2,700। और ये जो 300 है, ये डेप्रीशिएशन है, तो ये कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड में। यहाँ पर लॉस है ना, डेप्रीशिएशन ऑन लूज टूल्स 300। ओके, तो ये एक और पॉइंट हो गया, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से सारे पॉइंट राइट करते जाएंगे, एंड में सब खत्म हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बीआर। बीआर पे कोई पॉइंट नहीं है, और बीआर एक एसेट होती है, बिल्स रिसीवेबल, है ना। इसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर। तो बीआर है 3,000, तो बैलेंस शीट में दिखा दो, यहाँ पर लिख देते हैं बीआर, बिल्स रिसीवेबल 3,000। नेक्स्ट, बीआर भी हो गया। स्टॉक 1 अप्रैल 2016 का स्टॉक है, तो कौन सा स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 40,000। तो ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ हम लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक 40,000। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। परचेज, परचेज कहाँ जाती है आपको पता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो परचेज कितनी है, 2,51,000। तो परचेज यहाँ आ जाएगी, टू परचेजेज 2,51,000। अंदर इसलिए लिखा है, अगर इसमें परचेज रिटर्न हुआ तो लेस करना है, परचेज रिटर्न हुआ तो लेस करूँगा, नहीं हुआ तो ओके, जीरो कर देंगे उसको। ठीक, नेक्स्ट वेजेस। वेजेस कहाँ जाता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, पीएनएल में नहीं जाता, आपको पता है ना। तो वेजेस कितना है, 20,000 का। तो वेजेस है 20,000, तो उसको यहाँ लिख देंगे टू वेजेस 20,000। लेकिन इसके ऊपर पॉइंट है, पॉइंट क्या है, आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, वेजेस के आगे मैंने पॉइंट कर रखा है, ये देखो क्या पॉइंट है। तो यहाँ देखिए नीचे, वेजेस जो है वो आउटस्टैंडिंग था, ये देखो, मजदूरी के लिए 1,500 का प्रावधान करना है, प्रोविजन बनाना है, मतलब आउटस्टैंडिंग है।
1500 रुपये वेजेस के हमने अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं, तो इट इज़ लाइबिलिटी फॉर अस, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि हमने अभी तक वेजेस का पेमेंट नहीं किया है। कितना? 1500 रुपये का, लेकिन है तो करंट ईयर का खर्चा ना। हाँ, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, उस एक्सपेंडिचर के अंदर जाके ऐड हो जाता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1500, तो टोटल इस साल का वेजेस कितना है 21,500, उसमें से 20,000 का पेमेंट कर दिया है, 1500 का पेमेंट नहीं किया। जो पेमेंट नहीं किया है वो हमारे लिए लायबिलिटी भी है, तो इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी दिखाएंगे। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस नाम से कितनी 21,500 नहीं, ओनली 1500, 1500 रुपये जो हमने पे नहीं किए, जो आउटस्टैंडिंग है वो। ओके, नेक्स्ट, तो ये हम इसी के साथ में हमारा वेजेस भी हो गया कंप्लीट। चलो जी, वेजेस भी हो गया। कैरीज आउटवर्ड क्या होता है? कैरीज आउटवर्ड का मतलब गुड्स को सेल करते टाइम हुआ खर्चा कैरीज आउटवर्ड होता है, और सेलिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो पीएनएल अकाउंट के अंदर जाता है। तो कैरीज आउटवर्ड है 500 का, तो पीएनएल अकाउंट में लिख देंगे कैरीज आउटवर्ड 500 टू कैरीज आउटवर्ड 500। नेक्स्ट है कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड जो होता है वो परचेज से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा। तो कैरीज इनवर्ड 1000 ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे कैरीज इनवर्ड 1000। नेक्स्ट आता है कोल। कोल आपको पता है कोयला फैक्ट्री में यूज होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है। कितना है 5800। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो 5800 टू कोल, टू कोल 5800। ठीक, ओके, यहां तक हो गया। सैलरी, सैलरी क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा। कोई पॉइंट है नहीं इसमें, तो सीधा लिख दो 35,000। तो यहां आ जाएगा टू सैलरीज 35,000। नेक्स्ट आता है रेंट, रेट एंड टैक्सेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा, कोई पॉइंट है नहीं, 2800। तो रेंट, रेट एंड टैक्सेस 2800 है ना, फटाफट हो गया। नेक्स्ट बचता है डिस्काउंट। इसको मैं अभी पेंडिंग रख रहा हूं, पेंडिंग, अभी बताऊंगा क्यों। इसके ऊपर पॉइंट है ना, वो सबके साथ में आएगा। डेटर वाला जब करेंगे ना तब सबके साथ में आ जाएगा, तो इसको मैं पेंडिंग रख रहा हूं। अब आ जाते हैं यहाँ पर कैश एट बैंक। कैश है, कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कैश इन हैंड भी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। पैसा बैंक में पड़ा है 25,000, हाथ में पड़ा है यानी कि गले में पड़ा 400 रुपए, तो दोनों ही एसेट है। तो एक तो है कैश एट बैंक 25,000, एक है कैश इन हैंड 400। ओके जी, नेक्स्ट। तो ये दोनों पॉइंट हो गए। एक डिस्काउंट वाला मैंने पेंडिंग रखा है। सन्ड्री डेटर को भी पेंडिंग रख रहा हूं, क्योंकि डेटर और डिस्काउंट और बैड डेप्स ये तीनों एक साथ कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसको भी पेंडिंग रख रहा हूं। बाकी सारे पॉइंट कर लेते हैं। रिपेयर्स, रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट का भी खर्चा हो सकता है, पीएनएल का भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मानेंगे, पीएनएल में लिखेंगे 1800। फैक्ट्री रिपेयर होता तो ट्रेडिंग में जाता, लेकिन कुछ नहीं बोला हुआ है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मान के पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे। टू रिपेयर्स 1800, 1800। जी, ये हो गया रिपेयर्स। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, कोई पॉइंट है नहीं, 500। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500। नेक्स्ट, बैड डेप्स, इसको भी पेंडिंग रखते हैं। डेटर, डिस्काउंट, बैड डेप्स तीनों एक साथ कराऊंगा। एडवर्टाइजमेंट 3500 का है। एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, पॉइंट जरूर पढ़ेंगे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है। तो इसको एक बार तो मैं पीएनएल में लिख देता हूं, टू एडवर्टाइजमेंट
P&L के डेबिट में। 2 अंदर लिखूंगा क्योंकि पॉइंट है इसमें, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है ना। तो एडवर्टाइजमेंट है कितना, एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, देखो जी, एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो है 3500, 3500 रुपये। लेकिन इसमें कुछ प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग होता तो इसमें ऐड होता, प्रीपेड लेस होता है, पता है आपको, मैंने आपको नोट्स लिखवा रखे हैं, आप वो निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये रहा 4th नंबर पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रीपेड है, प्रीपेड हमेशा लेस होता है, यानी कि एडवांस में पेमेंट कर दिया आपने, तो हम यहाँ लेस कर देंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। कितना प्रीपेड है, 500 का, यानी कि इस साल का नहीं है लेकिन पेमेंट कर दिया, तो करंट ईयर का नहीं है तो हटाओ, यहाँ आ जाएगा 3000। और प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो हमारे लिए एसेट होती है, ठीक है, प्रीपेड लेस होगा, वेरी गुड ललित। और ये क्या है, हमारे लिए एसेट है, तो एसेट यहाँ आ जाएगी, हमारे लिए एसेट है, हमने एडवांस में पेमेंट किया है, तो यहाँ आ जाएगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। 500, ओके जी, प्रीपेड भी हो गया, एडवर्टाइजमेंट भी हो गया, ठीक। अब आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपको पता है कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल्स में से लेस होता है, लेकिन सेल लिखी भी तो नहीं है, लेकिन रिटर्न यहाँ लेस कर देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स जो भी आएगी उसमें से लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना दे रखा है, 2000, लेस कर देंगे, सेल जो भी होगी ऊपर लिख देंगे, ठीक, ओके, ये भी हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, फर्नीचर एसेट्स में लिखेंगे 11200, यहां पर फर्नीचर 11200, इस पे डेप्रिसिएशन है 10%, तो लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 10%, 1120 रुपए। तो कितना बचेगा, 11200 माइनस 10% कर दो, 10,080 रुपये, 10,080 रुपीज़। और ये जो डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पर, ये कहाँ चला जाएगा, P&L अकाउंट के अंदर, तो यहाँ लिख देंगे P&L में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1120, टू डेप्रिसिएशन ऑन, ओके। तो यहाँ वाली साइड लगभग कर ली। जनरल एक्सपेंस कुछ नहीं बोला हुआ है, जनरल एक्सपेंस वैसे भी आपको पता है कहाँ जाता है, P&L अकाउंट के अंदर, तो 5250 टू जनरल एक्सपेंस, 5250, ओके। अभी यहाँ डेबिट साइड में देखिए ना, 3 चीज़ें पेंडिंग रखी है, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स और डेटर, इन तीनों को एक साथ कराऊंगा, बाकी मैंने सब कर दिया है। अब इस साइड का भी निपटा देते हैं, फिर इन तीनों को साथ में करा दूंगा। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 1,60,000, ये रहा ओपनिंग कैपिटल 1,60,000, ओके। और क्या है, कैपिटल के बाद में है बिल्स पेबल, लायबिलिटी साइड में 33,800, यहां आ जाएगा बिल्स पेबल, 33,800। नेक्स्ट आता आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने हैं, 70,000 के, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में लिख दो क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स, कितने हैं क्रेडिटर्स आपके, कितने हैं, 70,000, 70,000 के, ओके जी, हो गया यहां तक। फिर क्या, परचेज रिटर्न, परचेज में से लेस करना कितना, 2650 ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट निकालो जी, ये रहा परचेज रिटर्न 2650, 2650 रुपये, 2650, ओके। तो 2,51,000 में से 2650 लेस कर दो, 2,48,350, ये बाहर लिख दी नेट परचेज। और क्या है,
परचेज रिटर्न हो गई हमारी। फिर है सेल्स, सेल्स आ जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 4,18,000, 4,18,000, तो यहाँ लिख दो 4,18,000, 2,000 चले जाएंगे तो 14,16,000। तो ये लगभग सारे पॉइंट हमारे क्रेडिट साइड के भी हो गए, केवल 3 पॉइंट हमने छोड़े। अब आता है फर्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहा जाता है? एक तो 35,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा होता है, तो एक तो 35,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, एक तो आ जाएगा यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और एक कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक क्लोजिंग ये 35। लगभग सारे पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए। अब केवल 3 पॉइंट बचे हुए हैं जिनको मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए ना, तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा हो गया है, सेकंड वाला डेप्रिसिएशन सब पे लगा दिया, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया है, आउटस्टैंडिंग ये प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट हो गया है, केवल 5th वाला पॉइंट बचा हुआ डेटर वाला, और डेटर के तीनों पॉइंट बचे हुए हैं, इसके अलावा सब करवा दिया। एक बार थम्स अप भेजो, फिर मैं आगे बताता हूँ। एक बार थम्स अप भेजो फटाफट। ठीक है, डेटर है कितना देखते हैं अभी। देखो देखो जो भी डेटर है उस पे हमको 2 तरह के प्रोविजन करने हैं। एक तो डेटर पे करना हमको 5% डाउटफुल डेब्ट्स और फिर 2% डिस्काउंट। पहले डाउटफुल डेब्ट्स लेस होगा, फिर डिस्काउंट लेस होगा। कैसे मैं बताता हूँ। डेटर है कितने के? 45,000 के। इसको बैलेंस शीट में लिख दो सीधा, यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर डेटर है 45,000 के, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ सन्ड्री डेटर्स 45,000। इसमें से लेस करूँ सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये कितना है पता है? 5%। किसका? इसका 45,000 का। तो 45,000 का 5% करते हैं ना, तो आता है 2250। लेस करो। अब डेटर कितने बचे भाई? 45,000 के जो डेटर हैं उसमें से 2250 प्रोविजन बन चुका है। तो अब मतलब 2250 हमको लगता है कि डूब जाएंगे। इसका मतलब ये होता है 45,000 में से 2250 डूबने के चांसेस हैं, ये हमको लॉस होने के चांसेस हैं। हुआ नहीं है लेकिन चांस है, तो लेस कर दिया। तो अब हमको क्या लग रहा है कि डेटल जो है वो उससे हमको कितने रुपए मिलेंगे? 42,750, 42,750 ऐसा हमको लग रहा है। पहले लग रहा था भाई 45,000 मिलेंगे, लेकिन जब हमने जानकारी इकट्ठा करी तब पता लगा कि ऐसी संभावना है कि 10%, 5% जो है डेटर पैसा नहीं देंगे। तो हमने लेस कर दिया भाई, चलो। अब पता चल गया कि 42,750 रुपये मिलने के चांसेस हैं। लेकिन बाद में पता चला नहीं, ये भी नहीं आएंगे, इनको भी डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये भी पूरा पैसा नहीं आएगा। अच्छा, डिस्काउंट कितना? 2%। तो लेस कर दो डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अभी दिया नहीं है लेकिन सोच रहे हैं हमेशा। तो 42,750 का 2% डिस्काउंट है। 42,750 का 2%, 855 रुपये। अब हमको लग रहा है कि नेट डेटर से देखो, वापस से देखो, 45,000 के डेटर यानी कि 45,000 हम मांगते हैं लोगों से, पता चला 2250 लग रहा है, संदिग्ध है, प्रोविजन बना रहे हैं, डाउटफुल है, डूब जाएंगे ऐसा हमको लग रहा है। तो फिर कितने आएंगे? 42,750 लग रहा है। उसमें भी कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा 2%। तो 855 का अगर हम डिस्काउंट देंगे तो नेट हमें लग रहा है 41,895 रुपये, 41,895 रुपीज़ हमको मिलने के चांसेस है। तो ये डेटर हो गया। लेकिन ये दोनों डूबने के चांसेस है ना, ये लॉस है ना हमारे लिए, ये डूबने का है और ये डिस्काउंट देना पड़ेगा। ओके, तो प्रोविजन जो है वो बैड डेब्ट्स में जाके ऐड हो जाएगा और डिस्काउंट में जाके ऐड हो जाएगा। ओके, कैसे मैं बताता हूं आपको। देखो, सबसे पहले हमने 2250 क्या बनाया? प्रोविजन बनाया बैड डेब्ट्स के लिए। तो आप यहां पर देखिए बैड डेब्ट्स है क्या? हाँ, ये रहे बैड डेब्ट्स। देखो, ये रहे बैड डेब्ट्स, कितने हैं? 1200 रुपए के। और बैड डेब्ट्स
एक लॉस है, इसको हम पीएनएल अकाउंट के अंदर लिखते हैं। बैड डेब्ट्स एक लॉस है, इसको कहाँ लिखा जाता है? पीएनएल अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। तो इसको हम यहां लिखेंगे, टू बैड डेब्ट्स। कितने के बैड डेब्ट्स हैं? ये देखो बैड डेब्ट्स है 1200 रुपए के। ओके, तो 1200 तो डूब गए। ऐड और कितना चांसेस है? जो हमने प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, वो बनाया सर 2250 का, कि 2250 और डूबने के चांसेस है। तो टोटल हमारा कितना पैसा डूबने के चांसेस है? 3450। टोटल 3450। ओके, ऐसे कैसे हम डिस्काउंट में करेंगे? पहले हम अभी तक कितना डिस्काउंट दे चुके हैं, आइए देखते हैं, बताता हूं मैं आपको। डेबिट में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब डिस्काउंट दिया है। अगर क्रेडिट में होता तो डिस्काउंट अलाउड होता, लेकिन यहाँ डिस्काउंट यहाँ लिखा हुआ है डेबिट में। 1500 रुपए का तो डिस्काउंट दे चुके हैं। ओके, तो ये तो लॉस है ही, तो टू डिस्काउंट 1500 और कितना देने के चांसेस है वो ऐड कर दो। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 855 अभी निकाला हमने, ऐड होगा ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1500 प्लस 855, 235055। ये देखो ये रहा, ये 855। तो यहां लॉस है इसलिए डेटर कम हो गए, और लॉस को पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे, लेकिन बैड डेब्ट्स को बैड डेब्ट्स में जोड़कर, डिस्काउंट को डिस्काउंट में जोड़कर। ओके, अब सबसे पहले ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, सारी चीजें लिख दी है मैंने। अब हमको क्या करना है? इसको फाइनल टच देना है। फाइनल टच कैसे देना है? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ग्रॉस लॉस, वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखो भाई, इधर की टोटल कर लो, इधर की टोटल हो रही है 4,16,000 प्लस 35,000, 4,51,000, 4,51,000। उसमें से ये लेस कर दो 40,000, 248, 350, 5800, 21500, 1000। तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 1,34,350 रुपीज़ का बैलेंसिंग फिगर। अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आ जाता लॉस हो जाता। इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, हिंदी में सकल लाभ। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, इसको क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर? पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो बाय साइड में, बाय जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट को शॉर्ट में जीपी बोलते हैं, 1,34,350। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा उसको निकालने की कोशिश करेंगे। वो कैसे निकलेगा? तो देखो इधर, एक मिनट, हाँ, तो ये इधर की टोटल कर लो आप। इधर की टोटल आ रही है 1,34,350। उसमें से ये सारे खर्चे लेस कर दो, 1,34,350 माइनस 3,000 माइनस 4,000 माइनस 300 माइनस 500 माइनस 35,000, 2,800, 1,800, 500, 3,000, 1,120, 5,250, 3,450, 2,355। जब मैंने सब लेस किया तो मेरा यहाँ पर बैलेंस आ रहा है, यानी कि इस प्रॉफिट में से ये सारे खर्चे लेस किए तो मेरा जो बैलेंस प्रॉफिट का बच रहा है वो है 7,1,275। ये बैलेंसिंग फिगर से आया। ये जो है ये क्या है? नेट प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। तो इसको हम नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट की कैपिटल में ऐड कर देंगे, 71,275, 71,275 कैपिटल में ऐड करेंगे। लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल दे रखी है इसमें नेट लॉस लेस हो जाता है, नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है। तो यहां पर हमारा तो नेट प्रॉफिट है, तो वो क्या हो जाएगा? ऐड। 71,275 ये ऐड हो जाएगा। तो 1,60,000 माइनस 45,000 का ड्राइंग प्लस 71,275, 71,275, तो 1,86,275। अब आपको क्या करना है? बैलेंस शीट की दोनों तरफ साइड की टोटल कर लेनी है। ठीक है, मैं दोनों साइड की टोटल कर लेता। अगर वो इक्वल आ गई तो एकदम करेक्ट है, नहीं आई तो हमने कुछ मिस्टेक किया है। इससे ही बैलेंस शीट से ही पता चलता है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो 1,86,275 प्लस 1,500 प्लस 33,800 प्लस 70,000, 2,91,575। इधर 25,400, 35,000, 3,000, 80,000,
57,000, 36,000, 200, 2,700, 500, 10080, 41895. यार 2,91,575. देखो दोनों साइड इक्वल आ रही है, एसेट और लाइबिलिटी दोनों क्या आ रही है, इक्वल, इसका मतलब करेक्ट है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं। और भी अगर ऐसे कोई लेक्चर चाहिए तो उसके बारे में बता सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।